हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। और आज हमारा है डे 2 का। आप सभी को पता होगा कि हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में पहली जो एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं वो है क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कि आपकी पॉलिटी के लिए सब्सक्राइब रहती है। और हम उसे चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हम यस्टरडे कवर कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिएगा, क्योंकि एक कनेक्टिविटी मेंटेन रहती है। अब चैप्टर 2 की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी की, तो उसमें बात की गई है राइट्स की। राइट्स यानी कि बेसिकली मैं बात कर रही हूँ फंडामेंटल राइट्स की, जो हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे एक्चुअली में हम डीपीएसपी को भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा दिया हुआ है। थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का भी किया गया है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो काफी बेसिक लेवल की होती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में इसमें चीजें दी गई हैं। हाउएवर इफ यू आर अ बिगनर, यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो आप शुरुआत अपनी एनसीईआरटी से करते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से बेसिक लेवल पे क्लियर हो सके। जहां पे हम बात राइट्स की करते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का सोसाइटी में फंक्शन क्या है, या फिर उसकी जरूरत क्या है। तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दी गए हैं जो सोसाइटी को फॉलो करने हैं। और इसके अलावा उसमें यह भी दिया जाता है कि किसके पास अथॉरिटी है एक स्टेट में डिसीजन मेकिंग की। कहने का मतलब है गवर्नमेंट कौन होगी, कौन किसको रूल करेगा, ये सारी चीजें जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में डिफाइंड रहती हैं। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस देख रहे थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के पावर्स में लिमिट सेट करता है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार को, गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी देता है डिसीजन मेकिंग की। पर उस अथॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि सरकार जब चाहे जो चाहे वो मर्जी कर ले। ऐसे में तो चीजें आर्बिट्री हो जाएंगी। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी रहता है कि वो गवर्नमेंट की उस पावर पे लिमिटेशन लगाए। एंड नॉट ओनली दैट, ये इंश्योर करे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक इंसान को उसकी राइट्स एंजॉय करने का हक मिले। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस में से एक फंक्शन है। और इसी को एंश्राइन करता हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, ये आपके यूपीएससी के लिए ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली यूपीएससी, द अदर स्टेट पीएससी ऑल्सो, व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ टॉपिक दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब ये चैप्टर हम कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हमें आखिर क्या पता चलेगा और क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड है। इसके अलावा इस राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। खाली राइट्स लिख देने से चीजें नहीं होंगी, उसको इंप्लीमेंट करना और उसके बाद उसका प्रोटेक्शन करना भी उतना ही जरूरी है कि इनकेस अगर किसी ने वायलेट कर दिया, देन वेयर विल द पर्सन पर्टिकुलरली गो। उसके बाद हमें जुडिशरी का रोल भी इसमें समझ में आएगा कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और राइट्स को इंटरप्रीट करने में आखिर जुडिशरी का क्या रोल है। और इसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई दफा ये जो चीजें हैं ओवरलैप और कॉन्ट्रोडिक्टरी करती हुई एक दूसरे को दिखाई देती हैं। तो जो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो है कि आखिर राइट्स की इंपॉर्टेंस होती क्या है, हम क्यों इतना फंडामेंटल राइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 केसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि छोटी छोटी कहानियां टाइप कर देते हैं, वो एक बार आप पढ़ लेते हैं अपनी रीडिंग में तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम पूरी कहानी पढ़ के नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि हम बहुत लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे में आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहली जो कहानी है उसमें इन्होंने बताई है 1982 में हुआ ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एशियन गेम्स को वो करने वाली थी, मतलब ऑर्गेनाइज करने वाली थी, और उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन वर्क की जरूरत थी। तो हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया हुआ था, और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत सारे लेबर्स को हायर किया था फ्लाईओवर, स्टेडियम, ये वो बनाने के लिए। इन्होंने जिन लेबर्स को हायर किया था और जिससे काम करवा रहे थे, उन लेबर्स को बहुत ही मतलब पुअर कंडीशन में रखा जाता था, उनको बहुत कम वेजेस दी जाती थी। अब ऐसा हुआ कि कुछ सोशल साइंटिस्ट लोग फिर वहां पे गए क्या करने, कंडीशंस चेक करने, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई ये जो पर्सन्स को इन लोगों ने यहाँ पे एंगेज करके रखा है, उनको तो मिनिमम वेज जो देनी चाहिए उससे भी कम वेज मिल रही है। ये तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और इसके अलावा राइट टू लिव विद डिग्निटी भी उसी के अंतर्गत आती है। तो आप इतना ऐसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट करा के किसी से काम नहीं ले सकते। ये पहला केस था। दूसरा केस एक बहुत ही मतलब आप देखेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा है। इसमें एक पर्सन है जिनका नाम है मचाल ललू। ये 23 साल के थे जब इन्हें अरेस्ट किया गया था। अब अरेस्ट क्यों किया गया था, असम की बात है ये। तो असम में इन्हें अरेस्ट किया गया था क्योंकि इन पे एक्विजिशन लगा था कि इन्होंने किसी को इंजुरी कॉज की है। अब याद रखिएगा कि एक्विजिशन लगा है, प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन बाद में ऐसा जब इनकी जांच वाच हुई तो पता चला कि ये मेंटली अनस्टेबल है। अब क्योंकि ये मेंटली बहुत अनस्टेबल थे, तो उस समय में इनका ट्रायल नहीं किया गया। ट्रायल मतलब वो जो तारीख पे तारीख मिल रही होती है ना जुडिशरी में, वो ट्रायल इनका नहीं हुआ।
और लोक अदालत ने मतलब जो लोकप्रिय थी वहां की गोपीनाथ बरदौली मेंटल हॉस्पिटल, वहां पे उनके ट्रीटमेंट के लिए बोला गया। गवर्नमेंट ने बोला, मतलब जुडिशरी ने बोला कि भाई इनको वहां पे जाके ट्रीटमेंट कराओ। तो माइकल का जो है, माइकल नहीं मचाल जो भी नाम होगा, तो इनका वहां पे ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गया। और जब ट्रीटमेंट हो गया तो डॉक्टर्स ने जेल अथॉरिटी को 2 बार लिखा, 1967 में भी लिखा और फिर सोचिए 1996 में भी लिखा कि भाई अब ये जो बंदा है बिल्कुल फिट हो गया, आप इसकी ट्रायल स्टार्ट करिए। लेकिन इस मुद्दे पे कोई अटेंशन नहीं पे की गई और उतने समय तक ये जो पर्सन है मिचाल ललुंग, ये जुडिशियल कस्टडी में ही रहे। और फाइनली जब ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले वहां पर पहुंचे, उन्होंने इंटरविन किया, उन्होंने अंडर ट्रायल्स की जो स्थिति है उसका इंस्पेक्शन किया, तब ये मुद्दा बाहर निकल के आया और तब कहीं जाकर के इस पर्सन को 2005 में रिलीज किया गया। आप सोचिए, जब ये 23 साल के थे तो इन्हें अरेस्ट किया गया था और इनको रिलीज किया गया 2005 में, जब वो 77 इयर्स के हो चुके थे। कहने का मतलब है 54 इयर्स उस बंदे ने कस्टडी में बिता दिया, जबकि उनका केस कभी हियरिंग के लिए आया ही नहीं, मतलब कोर्ट पहुंचा ही नहीं। मैं आपको करंट अफेयर्स में भी कई दफे पढ़ा चुकी हूं, हमारे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि हमारी कंट्री में अंडर ट्रायल्स जो है वो बहुत ज्यादा है जेल में। ये अपने आप में एक अलार्मिंग बात है, क्योंकि एक्चुअली में पता भी नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ किया भी है कि नहीं किया है, क्योंकि प्रूफ नहीं हुई है चीजें। अच्छा, ये पूरी चीज जो है, ये जो दोनों स्टोरी है, आखिर वो हमें दिखा क्या रही है? तो देखिए, माइकल का जो केस है, उनकी पूरी 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 लाइफ खराब हो गई। उनकी लाइफ की जो लिबर्टी थी, जो हम बोलते हैं राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। उनको स्पीडी ट्रायल क्या, उनको ट्रायल ही नहीं मिला। तो एक तो ये केस है जहां पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट तो गारंटीड है, लेकिन प्रैक्टिस में वो नहीं मिली। मतलब अब गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हुआ है तब से ये राइट मिली हुई है ना, पर माइकल के साथ तो ऐसा हुआ। नॉट ओनली माइकल, देयर आर अ लॉट ऑफ पर्सन जो ऐसे ही अंडर ट्रायल्स हैं, उनको ना स्पीडी ट्रायल ना कोई ट्रायल नहीं मिल रहा है। और जो फर्स्ट केस है वहां पे भी जो वॉलेशन है राइट्स का वो हुआ था, हाउएवर वो चैलेंज किया गया कोर्ट में और फिर उनको मिनिमम वेजेस अलॉट होने की बात हुई। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चीजें हमको दिखाती हैं कि आखिर राइट्स कितनी जरूरी है। अगर राइट्स नहीं होंगी तो जगह जगह पे लोग एक्सप्लॉयटेशन करने लगेंगे, और अगर वो राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं हुई तो उस एक्सप्लॉयटेशन, उस वॉलेशन के अगेंस्ट आपके पास में कोई तरीका ही नहीं रहेगा जस्टिस पाने का। तो कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है राइट्स की, कि अगर कोई आपकी राइट एक्सप्लॉइट करता है तो आपको जस्टिस मिले, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और इसीलिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है बिल ऑफ राइट्स। हर जगह पे ऐसे लिखा नहीं होता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। एक्चुअली में बिल ऑफ राइट सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, जिस भी जगह पे एक लिस्ट ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही प्रोटेक्टेड होती है, उसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये जो बिल ऑफ राइट है, ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है कि वो किसी इंडिविजुअल की राइट्स के अगेंस्ट नहीं जाएगी। कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट्स को आप जानते हैं गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है, और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि अगर किसी वजह से कहीं पे भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो उसको उसके बदले में रेमेडी मिले। ये बिल ऑफ राइट्स में बहुत अच्छे से मेंशन होता है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि भाई आखिर इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट किससे करना है? इतनी प्रोटेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे से प्रोटेक्ट करना है? तो देखिए, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। जब हम बात करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें किससे बचा रहा है या हमारी राइट्स को किससे बचा रहा है, तो पहली तो चीज है कि हो सकता है कि हमारी राइट कोई दूसरा पर्सन वायलेट कर रहा हो। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन के केस में होता है कि मान लीजिए एक्स पर्सन किसी एक कास्ट को बिलोंग करता है और उसको उस कास्ट की वजह से वाई पर्सन ने अपनी दुकान में आने से रोक दिया। तो वाई पर्सन तो एक इंडिविजुअल है ना, तो उसने क्या किया, एक्स पर्सन की राइट का वॉलेशन किया। तो एक तो ये हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल की राइट किसी दूसरे अनदर पर्सन या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वायलेट हो, एक तो ये केस होता है। इस केस में भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है कि भाई गवर्नमेंट उसकी जो नेसेसरी जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करे, और इसके अलावा गवर्नमेंट इस बिल ऑफ राइट्स में बाउंडेड रहती है इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरे हैंड में अगर हम आते हैं तो कई दफे ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट के ही ऑर्गन्स होते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, कभी कभार जुडिशरी भी, ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में ये भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। और उस केस में जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट जो जस्टिस है उसको इंश्योर करे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बिल ऑफ राइट्स का है। तो यहाँ पे एक ये कार्टून है बच्चे का जो बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब बिल ऑफ राइट जो है वो एक वारंटी कार्ड है। जैसे टीवी भी खरीद के लाते हो तो वारंटी मिलती है ना, भाई 2 साल की वारंटी, कुछ खराब हुआ तो जो कंपनी वाले हैं वो आके इसको ठीक करके जाएंगे। वैसे ही जो आपके बिल ऑफ राइट्स हैं वो एक तरह का वारंटी कार्ड है, जिसके अंतर्गत आपको मालूम है कि अगर आपकी ये फंडामेंटल राइट वॉलेट होती है, देन यू कैन गो टू कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ दिस। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये ऑफकोर्स हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तब की बात रहती है।
नेक्स्ट वी हैव इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का आखिर क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली इसे राइट नहीं कहा गया, इसे फंडामेंटल राइट कहा गया है। क्यों फंडामेंटल राइट कहा गया है ये भी हम आगे देखेंगे, पर इसकी शुरुआत अगर हम माने तो देखिए, ब्रिटिशर्स काफी साल हमें रूल कर रहे थे, और जब वो हमें रूल कर रहे थे तो हमारे पास कोई राइट वाइट थी ही नहीं, क्योंकि हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती थी। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने काफी लॉन्ग स्ट्रगल किया है अलॉन्ग विद द कॉमन पीपल टू गेट अवे फ्रॉम दिस ऑल ब्रिटिश कॉलोनी और द रजीम। तो ऐसे में 1928 की वो बात थी जब मोतीलाल नेहरू की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसे आप पॉपुलरली नेहरू रिपोर्ट के नाम से पढ़ते हैं। इसी के अगेंस्ट फिर जिन्ना का वो 14 पॉइंट प्रिंसिपल वगैरह आता है, ये हिस्ट्री की बात है। बट हाउएवर जब मोतीलाल नेहरू जी की ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की गई थी, यानी कि ये जो डिमांड उठ रही है 1928 से उठ रही है, बिल्कुल कोई नई नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि फिर जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया तो उसमें कोई दो राय नहीं थी कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट्स चाहिए और वो भी प्रोटेक्टेड राइट्स चाहिए। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा ये जो राइट्स हैं ये लिस्टेड हैं और स्पेशली इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। ये जो वर्ड फंडामेंटल है ये हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है कि ये राइट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली लिस्ट किया गया है। हम पढ़ते हैं कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, और पूरा का पूरा उन्होंने पार्ट 3 उस पर लगाया हुआ है, पूरे के पूरे आर्टिकल उसमें डिटेल में बताए गए हैं। और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 32 की बात करते हैं, जिसे अम्बेडकर जी सोल भी कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आप न्यू हैं, आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा, और जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए रिवीजन की बात हो जाती है। तो अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये इंश्योर करता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा वायलेट ना हो। अब याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमें राइट्स मिली होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट, ये हमारी लीगल राइट है। इसके अलावा बहुत तरह तरह की लॉ रहती हैं जिसमें कि आपको राइट्स मिल रही होती हैं। अब ये जो राइट्स है वो अलग है और फंडामेंटल राइट्स अलग है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट और गारंटी किया हुआ है। कहने का मतलब है सरकार अपनी मर्जी से आपकी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती, कर्टल नहीं कर सकती, या एकदम ज्यादा अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपको लीगल ऑर्डिनरी राइट मिली हुई है उसे जब जैसे चाहे लेजिस्लेचर एक ऑर्डिनरी लॉ प्रोसेस के थ्रू, लॉ मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर आपको चेंज करनी है, आपको अमेंड करनी है, तो आपको पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा, और उसमें भी फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ है। और सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है कि गवर्नमेंट का चाहे कोई भी ऑर्गन हो वो इस तरीके से काम नहीं करेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे। और अल्टीमेटली जुडिशरी के पास में ये पावर है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है उसे प्रोटेक्ट करना है, और अगर कोई वायलेशन होता है तो जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसे इलीगल भी डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे जुडिशरी का काफी बड़ा रोल है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये फंडामेंटल राइट्स एकदम ही एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं है कि किसी को भी जो मर्जी वो करने की इजाजत दे दी गई, नहीं। गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने में। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब लॉजिकल एक्सेप्टेबल रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं कि अपनी मर्जी से लगा दिया है, क्योंकि कई बार अगर अपनी मर्जी वाली बात आ जाती है तो ऑब्वियसली चीजों का मिसयूज स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब हम शुरुआत करेंगे अपने जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी। यहाँ पे इन्होंने पहली बात राइट टू इक्वालिटी की है, कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होता है। इससे पहले कि मैं राइट टू इक्वालिटी में आऊं, यहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर पेज में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट्स है वो इन्होंने बताया हुआ है, एक बार रीड मार लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आता है। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो आर्टिकल्स में आपको राइट्स दी गई हैं, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर आप इसे कहेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। Prohibition of a discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. Then you have equality of opportunity in the public employment, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। ये जो सारे हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये सब आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। देन आपका राइट टू फ्रीडम आता है जो आर्टिकल 19 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 22 तक रहता है, विच इज सबसे पहले 19 में बात करूं तो इट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू freedom of speech and expression, then freedom to assemble peacefully, then you have freedom to form association or union, you can move through freely throughout the territory of the India, and then you can reside and settle in any part of India, practice any profession or carry on any trade or business, however of course subjected to reasonable restrictions. Then you have article 20 which is all about protection in respect of conviction of offense.
देन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 जो कि बहुत फेवरेट है यूपीएससी और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, एंड देन आर्टिकल 22 विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। उसके बाद हमारे पास दो राइट्स हैं जो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 में जहां पे आपको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर दिया हुआ है, और आर्टिकल 24 जो कि प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 25 से बिगिन होता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देन आर्टिकल 27 में आपका आता है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देन आर्टिकल 28 कम्स टू बी फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देन आपकी 29 और 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत आती है, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 29 है protection of language culture of minorities, and article 30 is all about a right of a minority to establish educational institutions। और इन सब से ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आपकी राइट खुद दी हुई है, आर्टिकल 32 विच इज राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। ठीक है, तो ये पूरी जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इवन बिना बुक देखे भी याद आ जानी चाहिए विद आर्टिकल, बिकॉज एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टू बिगिन विथ राइट टू इक्वालिटी, अगेन यहाँ पे इन्होंने एक केस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एक केस में एक पर्सन है सुदेश कुमार जो अपने विलेज विजिट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और जब ये फ्रेंड के साथ जाते हैं तो एक चाय के स्टॉल पे जाते हैं, टपरी पे जाते हैं, और वहां पे अब वो चाय वाला तो स्वदेश कुमार को जान रहा होता है क्योंकि उसी के विलेज से है, तो चाय वाला उसके दोस्त की कास्ट पूछता है। क्यों? क्योंकि कास्टिज्म की बात यहाँ पे आ रही है। तो चाय वाले को जब पता चलता है कि उसका वो जो दोस्त है वो दूसरी मतलब अनदर कास्ट से बिलोंग करता है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी दलित कास्ट से बिलोंग करता है, तो चाय वाला क्या करता है, स्वदेश कुमार को एक अच्छी सी कप में चाय देता है, और जो उनके साथ जो उनके दोस्त आए होते हैं उनको वो अर्दन कप में, वो जो कुल्हड़ होती है उसमें चाय दे देता है। ठीक है, ये पहले चीज आपको देखने को मिली। दूसरा केस जो इन्होंने बताया है, इसमें एक टीवी चैनल है, टेलीविजन चैनल है, जिसने अपने जो 4 न्यूज रीडर हैं उनको बोला है कि अब से आप ऑन स्क्रीन न्यूज नहीं रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीजन बताया कि आपकी एज 45 से अबव हो गई है। अब याद रखिए ये जो 4 न्यूज रीडर है सारी की सारी विमेन है, और वहीं जो 2 मेल न्यूज रीडर हैं उनकी भी एज 45 है, लेकिन उनको न्यूज प्रेजेंट करने से बाहर नहीं किया गया। तो ये हमको क्या दिखा रहा है? क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पहली केस में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक कास्ट को लेकर के हो रही है, और जो दूसरी केस है वो जेंडर को लेकर के हो रही है। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो हमें राइट टू इक्वालिटी दे करके रखी हुई है, अभी तो हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे आपको इक्वालिटी दिख रही है? तो नहीं। तो बात ऐसी है कि डिस्क्रिमिनेशन सदियों से होता आ रहा है, चाहे तो कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारी राइट टू इक्वालिटी है वो इसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की एक पर्टिकुलर कोशिश है। हम चाह रहे हैं कि लोगों को पब्लिक जो प्लेसेस हैं उसका इक्वल एक्सेस मिले। ये नहीं कि किसी को दुकान में जाने से रोक दिया, किसी को पब्लिक टैंक यूज करने से रोक दिया, किसी को होटल में आने से रोक दिया बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो राइट टू इक्वालिटी में कहा गया है there cannot be any discrimination in the excess of ground only of religion, race, caste, sex और place of birth। कहने का मतलब है कि ये जो ग्राउंड्स हैं, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसकी वजह से आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन जैसा जो हरकतें हैं नहीं कर सकते। इसके अलावा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, जो कि आर्टिकल 16 है जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए राइट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सबको इक्वल एक्सेस मिले, जो कि पास्ट में नहीं मिला है। बहुत सारी कम्युनिटी के साथ में जो इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, होता रहा। खासकर वन ऑफ द मोस्ट cruelest thing जो we have seen is the untouchability, the practice of untouchability, और इसको भी abolish किया गया है आर्टिकल 17 के थ्रू। However, need to remember कॉन्स्टिट्यूशन में untouchability कहीं पर डिफाइन नहीं की गई है। ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप इसको पता होता है आपको कि अनटचेबिलिटी हमने डिफाइन नहीं करा हुआ है, लेकिन हमने उसको टू डू अवे करने के लिए पूरा फंडामेंटल राइट में डाला हुआ है। तो कहने का मतलब है राइट टू इक्वालिटी सिंपली स्ट्राइव करता है कि इंडिया को हम एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाए और हम मेक श्योर करें कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनमें एक सेंस ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी और स्टेटस जो है वो मौजूद रहे। आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में भी आपको इक्वालिटी मिलती है, वहां पे आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई इसका क्या मतलब है? तो देखो हम यहाँ पे इतनी इक्वालिटी की बात तो कर रहे हैं, बट हम देखते आए हैं कि हमारी सोसाइटी में काफी पहले से हिस्टोरिकली भी बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज मौजूद रही हैं।
तो अब इनइक्वालिटीज अगर ऑलरेडी मौजूद रही हैं तो जस्ट एक राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से क्या चीजें इक्वल हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, चीजें इतनी इजीली इक्वल नहीं होने वाली। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिफाई किया है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि काफी वल्नरेबल है या बैकवर्ड रहे हैं, तो सरकार उनके लिए स्पेशल स्कीम्स या मेजर ला सकती है। जैसे कि आप रिजर्वेशन देखते हैं तो विमेन के लिए रिजर्वेशन है, चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन है, जो सोशली इक्वली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन है। तो आप तो बोल सकते हैं ना कि भाई ये तो राइट टू इक्वालिटी का हनन है, क्यों उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है? तो वह इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके साथ सोशली इनजस्टिस होता आया है शुरू से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि भाई ये तबका ऑलरेडी पीछे है काफी लोगों से, तो सबको इक्वलाइज लाने के लिए इनके लिए आपको कुछ तो भी इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा। इसी अलग का नतीजा आपका निकला है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि रिजर्वेशन टाइप की जो पॉलिसी है वो सरकार ला सकती है और इट विल नॉट बी सीन एज अ वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, मैं फिर से कह रही हूं, क्योंकि आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं वो काफी फंडामेंटल लेवल को आपको चेक कर रहे होते हैं। तो फंडामेंटल अगर आपको उसकी मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज मीनिंग उसकी क्लियर रखिएगा। अब ये तो राइट टू इक्वालिटी की बात हो गई। इसके बाद हम थोड़ा जब आगे बढ़े तो हमारे पास आती है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब लिबर्टी। अब ये लिबर्टी वाला क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है, शायद 2015 और 16 का प्रीलिम्स का सवाल है, मुझे ठीक से याद नहीं किस ईयर का है लेकिन है जरूर। तो अब लिबर्टी का मतलब या फ्रीडम का मतलब क्या होता है? यानी कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। नहीं भाई, ऐसी फ्रीडम नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स राइट टू फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। बेसिकली दैट इज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एक्शन, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो काफी हद तक जो एक इंडिविजुअल है हमारी कंट्री में, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूल है, तो आपको फ्रीडम है इन चीजों की, थॉट की, आप जो चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्शन की। हाउएवर फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मेरा मन कर रहा है कि किसी को मारना है तो आपने जाके मार दिया क्योंकि आपको राइट टू फ्रीडम है, नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम उस हद तक मिली हुई है जिस हद तक आपकी ये जो फ्रीडम है किसी दूसरे की लाइफ को एंडेंजर ना कर दे रही है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं कर दे रही है। तो ऑफकोर्स देयर इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट दैट वी हैव, जिसमें मेनका गांधी केस हुआ था और सुप्रीम जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है बेसिकली, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे। स्टार्टिंग में उन्होंने नैरो इंटरप्रिटेशन किया, बाद में वाइडर इंटरप्रिटेशन। ये सब लक्ष्मीकांत के टाइम हम डिटेल में कवर करते हैं। तो जो फॉरमोस्ट राइट है जो हमें मिली हुई है वो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। किसी भी सिटीजन को उनकी राइट टू लाइफ से डिनाई नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अ प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। और सीधी सी बात है कि इस लॉ के अंतर्गत ऐसा भी है कि आप किसी को जस्ट ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट करोगे तो आपको उसको रीजन भी बताना पड़ेगा कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुमको अरेस्ट किया या हमने आपको अरेस्ट किया है। और जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी भी अपनी राइट्स होती हैं। उस पर्सन के पास ये राइट है कि उसको भी एक लॉयर डिफेंड करे, उसकी चॉइस का लॉयर। और पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि जब उन्होंने किसी बंदे को अरेस्ट करा है तो उसको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में लेकर के जाना होता है। नाउ दिस मजिस्ट्रेट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, ये पुलिस का पार्ट नहीं है। तो ये मजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करते हैं कि पुलिस ने ये जो अरेस्ट किया है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, और अगर जस्टिफाइड नहीं होता है तो उस पर्सन को छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो राइट है ये सिर्फ इंडिविजुअल की लाइफ तक कन्फाइंड नहीं है, इसके काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन है। और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसका जो स्कोप है वो एक्सपेंड भी किया है। इसी में आपकी राइट टू प्रिवेसी आई है, इसी में आपकी राइट टू लिव विद डिग्निटी आई है, राइट टू मैरी भी आया हुआ है। ये यूपीएससी का आई थिंक क्वेश्चन भी रहा है कि आप अपनी मर्जी के पर्सन से शादी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। वो भी इसी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत है। तो काफी समय में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये जो सारे का सारा है ये इसी के अंतर्गत आता है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो पूरा स्कोप है काफी ज्यादा वाइडर है। इसमें हमें एक टर्म देखने को मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बनता है। तो हमने बात की थी एक पर्सन को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के, डिटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका कहलाता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा आपका कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखो, प्यूनिटिव जो डिटेंशन है ना, ये आपके कांड करने के बाद में होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कहीं पे चोरी हो गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको एक बंदे पे शक गया कि भाई इसने चोरी की होगी, तो मतलब चोरी हो गई है, उसके बाद वो आपको पूरा अरेस्ट कर रहे हैं। सब होने के बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो भी एविडेंस है वो मिलने के बाद आप मतलब उस एविडेंस के बेसिस पे ये कनेक्शन थ्योरी बनी है कि भाई इस बंदे ने चोरी करी है, तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया। ये तो हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या होता है, कुछ काम होने से पहले, कुछ कांड होने से पहले पुलिस को लग रहा है
यार ये बंदा जो है ये कहीं पे बॉम्ब प्लांट कर सकता है, इसको अरेस्ट कर लेते हैं ताकि ये बॉम्ब ब्लास्ट ना कर पाए। तो ये क्या हुआ, शक के बिना पे हमने पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया ताकि ये कुछ गड़बड़ ना करे। ये जो पहले वाला अरेस्ट होता है इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। कहने का मतलब है कि सिंपली हमें एक अप्रेहेंशन हुआ है, हो सकता है कहीं से हमें खबर मिली है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से कोई खतरा हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को, और इसलिए उसने आपने उसको उठा करके अंदर कर दिया। याद है रॉलेट एक्ट, नो वकील नो दलील वाला, बिल्कुल कुछ वैसा ही ये प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है, वो उसी थ्योरी को ही फॉलो कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक पर्सन लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है या नेशन की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अब याद रखिएगा कि किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम सिर्फ 3 महीने के लिए ही रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज्यादा उसका जो डिटेंशन है वो बढ़ाना है तो उसमें फिर एडवाइजरी बोर्ड की सजेशन या रिव्यू लगती है, एडवाइजरी बोर्ड के पास मुद्दा जाता है, फिर एडवाइजरी बोर्ड जो है अपना रिव्यू देता है कि भाई इसकी डिटेंशन बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। तो वैसे तो लगता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अच्छा टूल है नेशन की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन कई जगह पे इसका मिसयूज भी होता देखा जाता है। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है और ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है इसके बीच में हमेशा टेंशन दिखाई देती है, क्योंकि सोचिए ना, एक तरफ तो हमने आपको राइट टू लाइफ लिबर्टी दी हुई है और वहीं दूसरी तरफ हम आपको अरेस्ट कर दे रहे हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो अरेस्ट का रीजन बताना भी बहुत जरूरी नहीं है, अगर लगता है कि रीजन बताने से कुछ गड़बड़ कांड हो सकता है तो मत बताइए, ऐसा भी है इसमें। सो यू हैव टू थिंक इट इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव। फिर इसके अलावा हमें कुछ और भी फ्रीडम मिली हुई है इसी आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, जैसे कि हम अब स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको पता है भाई मेरे को बोलने की आजादी है, मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा पीसफुली किसी जगह पे मतलब प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं पीसफुली, नॉट विदाउट आर्म्स, वो भी आपको अलाउड है। लेकिन इसमें जो सरकार है वो कई दफे आपको रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हुए नजर आती है, जैसे कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर एक जगह पे असेंबल हो जाते हैं तो उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है। कई बार इस तरह की जो पावर है इसे एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग पीसफुली स्ट्राइक करना चाहते हैं लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर लोगों को अपनी राइट्स के बारे में पता है तो वो पीसफुली, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दी हुई है कि अगर आप किसी मुद्दे के अगेंस्ट आवाज उठाना चाहते हैं तो आप पीसफुली उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट्स हमको मिली हुई है। इसी तरह से राइट टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, ये सारी भी दी हुई है। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो एनसीईआरटी है इसने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि ये क्लास 11 के बच्चे के लिए और उसको एक ऊपरी ऊपरी तौर पर जानकारी देने के लिए कि भाई ये चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसीलिए इसका नाम है। सेकंड आपका जो आता है, मतलब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है राइट ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब, अब मैंने जैसे भी बताया कि एक जगह चोरी हुई है, पुलिस ने एविडेंस खोजे उसको एक इंसान पे शक गया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया कि ये एविडेंस मैच करता है कि भाई इसने काम किया है, यानी कि अब ये एक्यूज्ड हो गया उस चोरी का। या ऐसी कहीं मर्डर हो गया और पुलिस ने एक को अरेस्ट किया कि भाई मर्डर इसने किया है, एविडेंसेस यही प्रूव कर रहे हैं, तो वो पर्सन है एक्यूज, मतलब उस पर चार्जेस लगे हुए हैं कि उसने कोई सर्टन ऑफेंस जो है वो किया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि एक बहुत फेमस सेइंग है, नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दी पर्सन गिल्टी। तो एक्यूज का मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है भाई, अभी तो उस पर बस चार्जेस लगे हैं, वो प्रूफ होगा तब समझ में आएगा कि है कि नहीं है। तो जिस भी पर्सन को एक्यूज के तौर पे अरेस्ट किया जाता है उनकी अपनी भी कुछ राइट्स होती हैं। तो कोर्ट में फ्री ट्रायल रहे इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स प्रोवाइड की। पहली क्या है, बहुत फेमस, जो आप फिल्मों में सुनते हैं कि किसी एक पर्सन को सेम क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब ये नहीं कि एक्स का मर्डर किया उसके बाद वो वाली एक्स नहीं, मतलब किसी इंसान का मर्डर कर दिया किसी एक पर्सन का और दोबारा भी उसी के लिए सजा मिल रही है कि उसने उसका मर्डर किया था, वैसा नहीं होना है। इसके अलावा कोई भी जो लॉ है वो बैक डेट से किसी एक्शन को इलीगल नहीं घोषित करेगा। बैक डेट का क्या मतलब कि मान लीजिए कोई लॉ आज की डेट पे आया तो वो आज की डेट से लागू होगा। मान लीजिए अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो रहा है, आज की डेट से अगर वो लागू है तो इससे पहले जो कांड हुए हैं उसको इलीगल नहीं करार दिया जा सकता। अच्छा, इसके अलावा हम उसी पर्सन को नहीं बोल सकते कि भाई तुम अपने अगेंस्ट गवाही दो। हाँ, हम उसकी स्टेटमेंट जरूर मतलब लिखवाते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप उसी को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए नहीं बोल सकते। ये उनकी राइट्स है जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, किसको, एक्यूज्ड को, ठीक। देन हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे आपको ये बेचारा छोटा सा बच्चा है जो आपको काम करते हुए दिख रहा है फैक्ट्री में। आप कई दफे देखेंगे तो बैंगल की फैक्ट्री होती है और ऐसी बहुत सारी हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, वो भी काफी पुअर कंडीशन में।
तो अब ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें हमें दो राइट्स देखने को मिलती है। एक तो है आर्टिकल 23 जो कि बात करता है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर की। अब फोर्स्ड लेबर यानी जिसे आप बेगारी भी जानते हैं, पहले हिस्टोरिकली इसको बेगारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था कि हम इंसानों को रख लेते थे एज अ स्लेव और उनको कोई पेमेंट नहीं देते थे। वो हमारे लिए काम करते थे लेकिन हम उनको कोई तनख्वाह नहीं देते थे, फोर्स्ड लेबर के तौर पे उन्हें रखा जाता था। तो ये जो स्लेव्स की तरह इंसानों को खरीदने और बेचने वाली सिचुएशन है, इसको आर्टिकल 23 के अंतर्गत बैन किया गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई। और दूसरा आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है आपके बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की, कि आप बिलो द एज ऑफ 14 जो बच्चे हैं उनका डेंजरस जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि फैक्ट्री में या माइंस में। ठीक है, इसे इलीगल बनाया गया। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। एंड देन हमारे पास आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंसान के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइस का रिलीजन चुन सकता है। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए एक्स रिलीजन में आपका बर्थ हुआ है लेकिन आप वाई रिलीजन को अपनाना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू डू। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एज एन इंडिविजुअल राइट दिया हुआ है दैट इट इज योर चॉइस टू फॉलो अ रिलीजन दैट यू वांट टू। तो ये जो रिलीजन वाला ये जो फ्रीडम है, ये हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको सोचिए, इस हद तक आजादी दी गई है कि भाई तुम अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर लो। क्योंकि आपको हिस्टोरिकली याद होना चाहिए कि कई ऐसे सिनेरियो रहे हैं जब उस जगह पे जो भी रूलर रूल कर रहा होता था, वो रूलर चाहता था कि उसकी जो जनता है वो भी उसी का रिलीजन फॉलो करे। हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। हमने बोला कि भाई जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करो। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपने बेसिक प्रिंसिपल में। इसी के बाद हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो इंडिया में जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी को आजादी है अपना रिलीजन चूज करने की और उस रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। तो इसमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, मतलब कि आप एक रिलीजन चूज कर सकते हैं और या फिर आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको सर्टेन रिलीजन फॉलो नहीं करना है, दैट इज टोटली ऑन योर डिस्क्रिशन। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में याद रखिएगा फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट रिलीजन भी है, यानी कि आप अपनी रिलीजियस प्रीचिंग्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। ये गलत नहीं है। अगर आप अपनी रिलीजन के बारे में, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं, तो इट इज अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर ऑफ कोर्स इट हैज सर्टेन लिमिटेशन, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई अनलिमिटेड राइट नहीं है। अनलिमिटेड तो हमारी कोई भी राइट नहीं है, सभी में सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आपके पास हैं। और गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर भी करती है कभी कभी रिलीजियस मैटर्स में, जब इन रिलीजियस मैटर्स की वजह से किसी तरह का सोशल एविल होने लगता है, जैसे सती हो गया, बाइगेमी हो गया, या फिर ये जो बली वली दी जाती है, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, ये जो टोनी वोनी वाली चीजें हैं, उसके लिए सरकार जो है अपने इंटरवेंशंस करती रहती है। ये हम पढ़ते हैं सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट में कि जो हमारा इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब ये जो आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें जो लिमिटेशंस है वो कहीं ना कहीं एक रीजन ऑफ टेंशन भी बनी रहती है बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी उसमें इंटरफेयर कर देती है ना। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का भी एक रीजन होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है कि भाई तुम अपने रिलीजन के बारे में प्रोपगेट कर सकते हो। प्रोपगेट करने का मतलब है, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, आप कभी पेपर में आए तो कंफ्यूज मत होना। इस राइट में यू हैव द राइट टू परसुएड पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। हाउएवर फोर्सफुल कन्वर्जन आप नहीं कर सकते। भाई क्या मतलब है? कहने का मतलब है, पहले मैंने आपको, मान लीजिए एक चीज है, मान लीजिए आपको फ्रिज खरीदना है, मैंने आपको एक फलाना कंपनी के फ्रिज के बारे में बताया और मैंने आपको उसकी सारी अच्छी अच्छी चीजें बता के ना परसुएड कर दिया कि भाई तू ये फ्रिज ले ले, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रही, मैं परसुएड कर रही हूं उसकी क्वालिटीज बता के कि दिस फ्रिज इज रियली समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये इस तरह का परसुएशन अलाउड है कि आप अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी बातें सामने वाले को बताकर उसका जो दिल है, हृदय है, उसका परिवर्तन कर सकते हैं कि हाँ यार मैं इस रिलीजन को, इस धर्म को अपना सकता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। हाउएवर आप किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट करा सकते। तो दिस पर्टिकुलर राइट गिव्स अस अ राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट द अदर्स। दैट मीन्स it gives us the right to persuade another person to convert from one religion to another, however based on their own willingness, you cannot really force them। तो ये अच्छे से याद रखना।
देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। अब जाहिर सी बात है ना कि हमारी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी एक रिलीजन को एंडोर्स नहीं कर सकती कि भाई ये हमारी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और सबको हमने इक्वल स्टेटस दिया हुआ है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जिसे हम होम ऑफ सेवरल रिलीजन्स मानते हैं, ऑफकोर्स सेवरल लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट रिलीजन ऑल्सो। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि वो हर एक रिलीजन की तरफ इक्वल ट्रीटमेंट दे। एंड नेगेटिवली इट ऑल्सो मीन्स कि गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द गवर्नमेंट कैन नॉट एंडोर्स अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो हम किसी एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, या ऐसा नहीं बोलते कि प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इस रिलीजन से आओ, प्रेसिडेंट बनना तो इस रिलीजन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि सभी रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया गया है। गवर्नमेंट रिलीजन की बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। और लेकिन एक चीज है कि अगर सरकार के द्वारा रन की गई कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे किसी तरह की रिलीजियस एजुकेशन देना अलाउड नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको सरकार एड दे रही है, तो आप वहां पे किसी एक रिलीजन को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्या है इस इक्वालिटी ऑफ रिलीजन का? टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हाउएवर सेक्युलरिज्म को डिटेल में आई थिंक हम इसके लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो टॉपिक है वो आएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। अब ये जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, एक्चुअली में ये माइनॉरिटीज को कैटर करती है। बना इसे माइनॉरिटीज, तो बात देखो, हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया है कि भाई बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उनको साथ में लेकर के चलना है। तो बहुत सारे सोशल सेक्शंस हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा मानना था कि यही जो डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में राइट टू माइनॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ये जो छोटा ग्रुप है, जो मेजोरिटी से कम है ऑफकोर्स, उनको भी उनका कल्चर मेंटेन करने के लिए कोई राइट दी जाए। तो ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करूं। माइंडेड जो आर्टिकल 29 है वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं करता है, इट इज दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है। तो जो आपका आर्टिकल 29 है उसमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटी सारी की सारी आती हैं, और इन माइनॉरिटी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है कि भाई ये जो तुम्हारी कॉमन लैंग्वेज रिलीजन है तुम इसे कंजर्व कर सकते हो, खासकर तुम्हारी खुद की जो स्क्रिप्ट है, इन सबको कंजर्व करने की तुम्हारे पास राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दी हुई है। और ये जितनी भी जो माइनॉरिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, इनके पास ये राइट भी है कि वो चाहे तो अपनी मर्जी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खोल सकती हैं, ताकि उसके थ्रू वो अपने ओन कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, और इसमें भी बोला गया है कि सरकार जब ऐसी इंस्टीट्यूशंस को एड प्रोवाइड करेगी तो वो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। Then one of the most important aspect that we have is right to constitutional remedies। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई मैं इतना बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दी, वो राइट दी, एक्स वाई राइट दी, वाई राइट दी, पर अगर इन राइट्स के वायलेशन होने पे आपके पास कोई रेमेडी नहीं है तो ये सारी राइट्स वेस्ट हो जाते हैं। ये तो ऐसे लिख के छोड़ देने वाली बात होगी, जैसे स्कूल में होते हैं ना, रूल्स लिखे होते हैं कि हर किसी को इंग्लिश में बात करना है और डायरी साइन करा के लाना है, लेकिन करते क्या हो, उस रूल का वायलेशन ही होता है। कई दफे तो हम कर ही नहीं रहे होते हैं उसको फॉलो। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ राइट्स तो दी हुई है, दैट वी एग्री। हाउएवर ये राइट्स लिख देने से काम नहीं चलेगा, तरीका होना चाहिए कि कैसे हम प्रैक्टिस में इन राइट्स को रियलाइज करेंगे, और अगर इन राइट्स का किसी तरीके से वायलेशन होता है तो हाउ आर दे गोइंग टू गेट डिफेंडेड। और उसी के लिए आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 व्हिच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसे याद रखिएगा कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि यही वो राइट है जो लोगों को हक देता है, सिटीजन्स को हक देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। और जो दोनों कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके पास पावर्स हैं कि वो ऑर्डर्स और डायरेक्शंस इशू कर सकता है फॉर द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट्स। तो ऐसे में इनको रिट्स मिला हुआ है। रिट्स मतलब स्पेशल ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट्स इशू कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हीप्स कॉर्प्स। हीप्स कॉर्प्स का सीधा सीधा मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। कहने का मतलब है इसमें जो कोर्ट है वो ऑर्डर देती है कि भाई जिस इंसान को तुमने अरेस्ट किया उसको मेरे सामने लेकर के आओ, और इसके अलावा अगर तुम्हारा जो अरेस्ट करने का तरीका था वो लॉफुल नहीं है या इफ नॉट सेटिस्फैक्ट्री है तो हम उस पर्सन को फ्री छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट करके जेल में रख दिया और फिर यहाँ पे चार्जशीट लगा दी, नहीं, जिसको अरेस्ट किया उसको पहले हमारे सामने लेकर के आओ। ये होता है हीप्स कॉर्प्स।
इसके अलावा मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड देना, टू ऑर्डर। तो यहाँ पे जो कोर्ट है ना, वो एक पब्लिक अथॉरिटी को कमांड देती है कि भाई तुम अपनी लीगल ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हो, उसको फुलफिल करो। अगर कोर्ट को कभी ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, और इसकी वजह से किसी इंसान की फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो कमांड करती है कि डू योर लीगल राइट। याद रखिए कि यहाँ पे बात पब्लिक अथॉरिटी की हो रही है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को कोर्ट नहीं कमांड करेगी, तो यहाँ पे प्राइवेट अथॉरिटी की बात हो रही है। अच्छा, ये जो राइट्स हैं आपको काफी डिटेल में पढ़ने होते हैं जब प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप पढ़ रहे होते हो। तो इसके बाद एक और हमारे पास रिट आता है जो कि है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन सीधे से मतलब है रोक लगाना होता है। तो यहाँ पे जो हायर कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये लोअर कोर्ट को ये राइट इशू करती है जब ऐसा लगता है कि ये जो लोअर कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हर एक कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, अपनी बाउंड्री होती है, उससे बाहर नहीं जाना है। जब वो बाउंड्री से बाहर जा रहा होता है तो जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो उसको प्रोहिबिट कर देती है कि रुक जाओ, यहीं पे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आखिर तुम हो कौन इस चीज को करने वाले। तो यहाँ पर कोर्ट ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि भाई अगर किसी ऑफिस में से कोई कमांड दी गई है या कोई पर्सन है, तो क्या वो एंटाइटल्ड है भी उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए या नहीं, क्या उसके पास अथॉरिटी है ये चीज करने की जो भी उसने की है, अगर उस अथॉरिटी की वजह से किसी की फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रही है तो। देन यू हैव सर्ट्योरी। सर्ट्योरी में क्या होता है, जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या किसी अथॉरिटी को ऑर्डर करता है कि वो एक पर्टिकुलर जो मैटर है उसको ट्रांसफर करे किसी हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट में। ठीक है, तो ये रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं जब फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन का केस आता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ जुडिशरी का जिम्मा है ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी सारे ऐसे अदर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो आपकी राइट्स के लिए काम करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज है जो माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है। देन देयर इज अ नेशनल कमीशन ऑन विमेन, we have national commission on scheduled caste, we have national commission on scheduled rights, we have national commission on children protection, और इसके अलावा इन सब से इंपॉर्टेंट आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। 1993 की बात थी जब नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट आया और उसके अंतर्गत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनकर के आई है जिसका कि मेन काम क्या है, तो हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी फंडामेंटल और जो अदर राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है बेसिकली किसी भी जगह पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दी गई हैं उसका रियल टेस्ट तभी होता है जब उन राइट्स का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, लिख देने से कुछ नहीं होगा। तो 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाई गई एज एन एक्ट, और इस इंस्टीट्यूशन में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो फिर वो एक रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, 2 अदर मेंबर्स होते हैं जिनका ह्यूमन राइट्स का अच्छा खासा नॉलेज होता है, और इसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि जो आपके नेशनल कमीशंस के जो चेयरपर्सन है ना, चाहे वुमेन के, माइनॉरिटी के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड आपके डिसेबल वाले, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, उन सबके जो चेयरपर्सन है वो इसके एक्स ऑफिशियोज होते हैं। ये आप कॉम्पोजिशन में पढ़ते हो। तो ये जो कमीशन है इसका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक तो फंक्शन है कि जो भी ह्यूमन राइट्स के वॉलेशंस के केसेस के सामने आए हैं उसकी इंक्वायरी करना, और अगर केसेस सामने नहीं आए तो ये सुओ मोटो भी इंक्वायरी कर सकता है अगर इसको लगता है कि कहीं पे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता हुआ दिख रहा है या किसी और राइट का भी वॉलेशन होता दिख रहा है। तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो जेल में जाके विजिट करता है और वहां पे जो इनमेट्स हैं, मतलब जो जेल में रह रहे हैं, उन लोगों की कंडीशन को चेक करता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की फील्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर चेक करना कि पूरी दुनिया भर में राइट्स किस तरह की प्रोविजन चल रही है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, वो काम भी इसी कमीशन का है। अब याद रखिए इस कमीशन के पास में प्रोसिक्यूशन का पावर नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस देता है गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट को, और उसके बेसिस पे फिर जो इंक्वायरी है वो की जाती है। तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसमें डिटेल में काफी पढ़ते ही होंगे। अब हमारे पास आता है डीपीएसपी, जो कि है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो उसको 1000 तरीके के चैलेंजेस उसके सामने आएंगे, और सबसे पहला तो चैलेंज रहेगा कि जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में इक्वालिटी लाना और उनकी वेलबींग को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करना, और इसके लिए कुछ पॉलिसी डायरेक्शन की जरूरत है।
कि सरकार जब अपने पॉलिसीज बनाएगी तो उसके लिए क्या डायरेक्शन होने चाहिए ताकि हम वेलबींग ऑफ द सिटीजन को मेंटेन रखें। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट की गई। अब गाइडलाइंस मतलब ये एक तरह के सजेशन है या रिकमेंडेशन है, इनकी कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब जबरदस्ती नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो सरकार को करना ही है, नहीं। लेकिन एक तरह की ये गाइडलाइन है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए सो दैट यू कैन डू बेटर फॉर दी सिटीजन्स। तो कहने का मतलब है कि हम अगर कोई गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई ये सरकार जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रही है, बिकॉज दीज प्रोविजंस आर नॉन जस्टिशिएबल। याद रखिए, या फंडामेंटल और डीपीएसपी डिफरेंस में याद रखते हैं कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई मेरी फंडामेंटल राइट वॉलेट हुई है। बट डीपीएसपी में अगर सरकार ने नहीं फॉलो किया तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड से कि सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय जुडिशरी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर था, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे तो उन्होंने सीधे बोला कि इन गाइडलाइंस को देने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि हम ये इंश्योर करें कि जो गवर्नमेंट है वो इस गाइडलाइंस को थोड़ा सीरियसली ले, और इसके अलावा जब वो अपनी डायरेक्टिव्स या पॉलिसीज लेकर के आए तो उसके पीछे का जो मोरल सैंक्शन है वो कहीं ना कहीं इस गाइडलाइंस के थ्रू हो। और इन्हीं लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस को बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट डायरेक्टिंग यू टू डू समथिंग, अब वेदर यू डू इट और नॉट इज ऑन योर डिस्क्रिप्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। तो अब इस डीपीएसपी में क्या है, तो भाई ये जो डीपीएसपी में तीन चीजें बेसिकली आपको दिखाई देती हैं। डीपीएसपी का जो चैप्टर है उसमें तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक तो कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी को अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी राइट्स भी दिखाई देती हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा इंडिविजुअल्स के पास होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस आपको डीपीएसपी में दिखेगी, और समय समय पे सरकार ने स्टेप्स भी लिए हैं इन डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए। जब डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए सरकार स्टेप्स लेना शुरू करती है तो वहां पर शुरू हो जाता है एक टसल बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। अब ये आप पढ़ते हैं गोलकनाथ केस में, उसके बाद आप मिनर्वा मिल केस पढ़ते हैं, फाइनली आते आते आप केशवानंद भारती पे आते हैं जहां पे मुद्दा होता है बेसिक स्ट्रक्चर का। एक्चुअली ये वही लॉन्ग लीगल बैटल है व्हिच इज बिटवीन द स्टेटस ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, दैट हु इज मोर सुपीरियर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देमसेल्व्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। तो अब देखिए, सरकार ने डीपीएसपी को फॉलो करते हुए जमींदारी एबोलिशन बिल लेकर के आया, बैंक्स को नेशनलाइज किया, बहुत सारे फैक्ट्रीज लॉ को एन्यूमरेट किया, मिनिमम वेजेस को फिक्स्ड किया, और इसके अलावा कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, और ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है उसको अपलिफ्ट किया। अब ये जो सारे एफर्ट्स हैं ये डीपीएसपी को ही इफेक्ट देने के लिए किए गए थे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा जो मिड डे मील वगैरह दिया गया उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब ये तो डीपीएसपी का जो सिनेरियो है वो हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच का जो टसल है वो क्यों शुरू होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि हुआ ये था कि डीपीएसपी को प्रैक्टिकल लाने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होती दिखी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इन्होंने छोटे से हिस्से में फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है। तो आपको पता होगा कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान नहीं था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, और इसमें एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ ड्यूटी भी होनी चाहिए, कि जनता को पता होना चाहिए कि भाई राइट मिली है ठीक है, बट हमारी सर्टेन ड्यूटीज भी है। तो उसमें फिर इनिशियली 10 ड्यूटीज को एन्यूमरेट किया गया पार्ट 4A में, और वो पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बोलती है कि भाई आपकी एंजॉयमेंट ऑफ राइट इज डिपेंडेंट ऑन योर फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी। हाउएवर इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू कि आपका राइट होने के साथ साथ यू हैव सर्टेन ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन। आई होप दिस पॉइंट हैज मेड थिंग्स क्लियर। अब इंपॉर्टेंट आता है एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक्चुअली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट। और ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर है, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है इनका। फंडामेंटल राइट्स सरकार को कुछ करने से रोकती है कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो जाएगा। लेकिन वही जो डीपीएसपी है वो सरकार को कुछ करने के लिए गाइडलाइन देता है। तो हियर देयर इज अ डिफरेंस कि फंडामेंटल राइट कुछ करने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है, डीपीएसपी कुछ करने की परमिशन दे रही है, कुछ अच्छा करो सरकार, मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो अब डीपीएसपी का जो गोल है ना वो एक तरह से थोड़ा सा अलग है। समझिए, डीपीएसपी का गोल है वेलफेयर ऑफ द पीपल। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा होता है, पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा होता है। डीपीएसपी जो है वो सोशल, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है। यहाँ पे हमारा है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, पंचायती राज का प्रमोशन वगैरह वगैरह। इसकी पॉलिसीज में आपको द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलता है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड यूजफुल कैटल, promotion of village panchayat. Then you have right to work, educate, livelihood, equal pay for equal work for men and women, right against economic exploitation, और उसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये सारे जो है नॉन जस्टिशिएबल राइट हैं जो हमें डीपीएसपी के द्वारा मिले हुए हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आपको ये पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर लाना होगा इन डायरेक्टिव्स के थ्रू। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो डीपीएसपी है वो पूरी एंटायर सोसाइटी की वेलबींग की तरफ फोकस करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट जब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रही थी तो इट केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अब ये शुरू कहां से हुआ तो देखते हैं। आपको पता होगा कि इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो फंडामेंटल राइट में हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। तो बात ऐसी हुई कि गवर्नमेंट ने उस समय ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको एबॉलिश करने के लिए लॉ पास किया। तो अब ये जब लॉ पास हुआ तो दिस लॉ एक्चुअली वायलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। वो जो जमींदार लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी थी उसको अब एब्रोगेट करने की बात हो रही थी, तो वहां पे ये वायलेशन देखा गया। लेकिन सोसाइटी की ग्रेटर नीड को देखते हुए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान ना देकर सोसाइटी की ग्रेटर नीड को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा। और अमेंडमेंट करने के बाद आपकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक खाली लीगल राइट बन के रह गई। अब यहां से एक पूरा ये लॉन्ग जो बैटल है वो गोलकनाथ केस से शुरू होकर के चलता 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 आया और फाइनली पहुंचा वो केशवानंद भारती केस तक। अब ये जब लॉन्ग लीगल बैटल हुआ तो इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों का अपना अपना पोजीशन था। गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी राइट जो है उसको अमेंड कर सकते हैं या फिर एब्रिज कर सकते हैं। अब ऐसे में जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो खतरे में आ गई। जुडिशरी ने बोला कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट उठा के चेंज कर देंगे। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी की जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई, फाइनली इसका ऐसा रिजल्ट निकल के आया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट से, और अब वो सिंपली एक लीगल राइट बनकर के रह गई है अंडर आर्टिकल 300A। पहले ये हमारी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी बट नाउ इट इज नॉट। तो अब ये जो डिबेट रही डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की, फाइनली इसको एक शेप मिला केशवानंद भारती कोर्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी, मतलब पार्लियामेंट कह रही थी कि वो जिस भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे अमेंड कर सकती है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जुडिशरी का कहना था कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल एकदम अनलिमिटेड पावर आ गया है और वो जो भी पार्ट को चाहे अमेंड कर दे, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जो फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आगे लेकर के आया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बट नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे डिफाइन नहीं करा हुआ है। हाउएवर जो जुडिशरी के डिफरेंट जजमेंट्स हैं उससे हम चीजें निकालते हैं कि भाई ये जो है ये एक बेसिक फीचर है और इसको आप छीन नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पीछे की जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जो वैल्यूज हमने इंश्राइन करके रखी है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं। अमेंड करने का मतलब नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से इधर उधर कर देंगे, नहीं। तो अब ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा आप चैप्टर 9 में देखेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, और वहां पे आप जानेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, नहीं होता है, एक्सेट्रा। तो अब ये जो पूरे चैप्टर है फाइनली हम उसके कंक्लूजन पे आ गए हैं। पूरी राइट्स डीपीएसपी हमने पढ़ ली, समझ ली कि राइट्स क्या होती है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है। अब इन्होंने कंक्लूजन में एक पर्सन का नाम लिया है जो कि है ज्योतिराव फुले, जिसे कि आप ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। जब हम हिस्ट्री में 19th सेंचुरी का सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं तो महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर का नाम निकल के आता है जो कि ज्योतिराव फुले हैं। एंड दिस पर्सन वाज द अर्लीस्ट ऑफ द पर्संस जिन्होंने एक्सप्रेस किया था कि राइट्स में फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों होनी चाहिए। और धीरे धीरे फिर हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान ये जो राइट्स का आइडिया है वो और फर्दर शार्पन होता गया, एक्सपैंड होता गया, और वो फर्दर बना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और उसके बाद एक पूरा एक लॉन्ग ट्रेडिशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमने अपनी हिस्ट्री में एक्सपीरियंस किया है। और 1950s के बाद से जो जुडिशरी का फंक्शन है एज द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट वो और ज्यादा एनहांस होता गया है। और इनफैक्ट जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशंस आए हैं समय समय पर, उन्होंने राइट्स के स्कोप को और ज्यादा एक्सपैंड किया है। ठीक है,
तो राइट्स जो है वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे एक तो थोड़ा सा लिमिटेशन लगाती हैं और साथ में इंश्योर भी करती हैं कि जो कंट्री की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो अच्छी तरीके से चले और बनी रहे। आई होप आपको ये जो सीरीज है वो अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो। मेरा एक सिंपल सा रीजन है कि मैं आपको एक बेहतर नॉलेज पास ऑन कर सकूं जितना मुझे आता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प हो जा रही है तो इट इज मोर देन एनफ फॉर मी, नथिंग मोर आई रियली रिक्वायर। सो इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। Until then, keep studying and all the best for whatever exams you are preparing. We'll come tomorrow with the chapter 3 of this particular book. Bye bye.